आज जब संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई और प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में पहुंचे तो पूरा सदन कितनी देर तक तालियों के शोर से गूंजता रहा और इस शोर में 2024 के लिए मोदी की गारंटी का विश्वास साफ नजर आ रहा था। आज शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के नेताओं से आग्रह करते हुए कहा कि वो बाहर की हार का गुस्सा सदन में ना निकालें और सदन को देश हित में चलने दें। तो आज सत्र की शुरुआत में, शीतकालीन सत्र आज शुरू हुआ जो, उसकी शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, उनके लिए एक नया द्वार खुल सकता है। और वो विपक्ष में है तो भी उनको एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं कि आइए सकारात्मक विचार लेकर के आइए। अगर हम 10 कदम चलते तो आप 12 कदम कर फैसला लेकर के आइए। हर किसी का भविष्य उज्जवल है, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। हताशा निराशा होगी, आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुछ न कुछ करना भी पड़ेगा, लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत बनाइए। और अभी भी मैं कहता हूं, मैं मेरे लंबे अनुभव के आधार पर कहता हूं कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए, विरोध के विरोध का तरीका छोड़िए, देश हित में सकारात्मक चीजों का साथ दीजिए। 4 राज्यों के नतीजे तो आपने कल ही देख लिए थे, कल मिजोरम के नतीजे नहीं आए थे, लेकिन आज मिजोरम में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे भी आ गए हैं और इन चुनावों में कई बड़ी सीख छिपी हुई है। असल में भारत के जो लोग हैं उनका मिजोरम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था और ज्यादातर लोगों ने यह सोचा ही नहीं कि मिजोरम के बारे में भी जान लिया जाए। मिजोरम हमारे नॉर्थ ईस्ट का एक इंपॉर्टेंट, एक अहम राज्य है और मैं आपसे ये कहूंगा कि उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, उत्तर पूर्व में रहने वाले जो लोग हैं, उत्तर पूर्व के जो हमारे दर्शक हैं, वो भी हमारे देश में उतने ही भागीदार हैं। और जितनी दिलचस्पी आपकी मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, तेलंगाना में है, उतनी ही दिलचस्पी आपको मिजोरम जैसे राज्य में भी दिखानी चाहिए। और आप तो जानते हैं कि मणिपुर अभी हाल ही में राजनीति में छाया हुआ था और अचानक से लोगों की दिलचस्पी मणिपुर में बढ़ गई थी। लोग मणिपुर के बारे में जानना चाहते थे क्योंकि वहां काफी हिंसा हुई थी। इसलिए मणिपुर के बगल में ही एक और राज्य है मिजोरम। आपको आज मिजोरम की राजनीति के बारे में हम बताएंगे। मिजोरम में इस बार एक ऐसी पार्टी को बहुमत मिला है जिसका गठन सिर्फ 4 साल पहले वर्ष 2019 में हुआ था और इस पार्टी का नाम है जोरम पीपल्स मूवमेंट, यानी ZPM। और इस पार्टी को मिजोरम की 40 में से 27 सीटों पर ऐतिहासिक जीत मिली है। सोचिए, 40 में से 27, जबकि सत्तारूढ़ पार्टी
मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF, इसे सिर्फ 10 सीटें मिली और बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी को वहां सिर्फ 1 सीट मिली है। आपके सामने मिजोरम के नतीजे बिल्कुल साफ हैं और आप देखिएगा इसमें जो नया प्लेयर है वो है ZPM और सबसे ज्यादा सीटें इस नई पार्टी ने जीती है। ये पार्टी सिर्फ 4 साल पुरानी है। मिजोरम में सरकार बनाने के लिए 21 सीटों की जरूरत होती है और इस हिसाब से ZPM पार्टी ने अकेले ही 27 सीटें जीतकर मिजोरम के चुनावों को जीत लिया है बड़ी आसानी से। यहां बड़ी बात यह है कि सिर्फ 4 साल पुरानी इस पार्टी को मिजोरम में सबसे ज्यादा 38% वोट मिले। MNF को 35%, कांग्रेस को 21% और बीजेपी को सिर्फ 5%। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस 4 साल पुरानी पार्टी ने मिजोरम की 62 साल पुरानी पार्टी को एक बहुत बड़े अंतर से चुनावों में धाराशायी कर दिया और इसका कारण है इस पार्टी की कट्टर ईमानदार छवि। ZPM नाम की यह पार्टी मिजोरम में भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए एक आंदोलन से निकली है और यह आंदोलन वर्ष 2016 में हुआ था। उस समय मिजोरम के 6 अलग अलग संगठनों ने भ्रष्टाचार और राज्य के अल्पसंख्यक और दूसरी जनजाति के लोगों के अधिकारों को लेकर एक आंदोलन शुरू किया, जो बाद में मिजोरम के लोगों के बीच इतना लोकप्रिय हुआ कि इस आंदोलन ने वर्ष 2019 में एक बिल्कुल नई राजनीतिक पार्टी का रूप ले लिया और एक नई राजनीतिक पार्टी का जन्म हुआ। इसके अलावा मिजोरम की इस पार्टी की स्थापना भी एक ऐसे नेता ने की है जो पहले एक IPS ऑफिसर रह चुका है और इस नेता का नाम है लालदुहोमा और इनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। आज अगर आप चाहें तो इस पार्टी से प्रेरणा ले सकते हैं। 74 वर्ष के लालदुहोमा ने राजनीति में आने से पहले वर्ष 1972 से 77 तक मिजोरम के तत्कालीन मुख्यमंत्री के प्रधान सहायक के रूप में काम किया और इसके बाद जब वो IPS ऑफिसर बन गए तब उन्होंने गोवा पुलिस में काम किया और फिर वर्ष 1982 में उन्हें भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का सिक्योरिटी इंचार्ज यानी सुरक्षा प्रभारी नियुक्त किया गया। इंदिरा गांधी के सुरक्षा प्रभारी थे ये और इसके बाद कांग्रेस पार्टी में भी उनकी काफी चर्चा होने लगी। उनके नए दोस्त बन गए कांग्रेस पार्टी में। ये वो दौर था जब मिजोरम में पूर्ण राज्य की मांग को लेकर आंदोलन चल रहे थे और कांग्रेस पर मिजोरम के क्षेत्रीय दलों का बहुत दबाव था और इसी के बाद लालदुहोमा को कांग्रेस में शामिल होने का प्रस्ताव भेजा गया और 1984 में वो पुलिस सेवा से इस्तीफा देकर सक्रिय राजनीति में आ गए और पहली बार 1984 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत भी गए। इसके अलावा लालदुहोमा भारत के पहले ऐसे सांसद और मिजोरम के पहले ऐसे विधायक हैं जिनकी सदस्यता को दल बदल कानून के तहत रद्द किया गया, यानी दल बदल कानून के पहले शिकार यही थे। यहां 3 और ऐसी बातें हैं जो मिजोरम के इस 74 वर्षीय नेता को बहुत खास बनाती है। पहला, वो मिजोरम में कट्टर ईमानदार सरकार बनाने का वादा करते हैं और आज ही उन्होंने चुनाव जीतते ही उस प्रावधान को समाप्त करने का ऐलान कर दिया जिसके तहत पिछली सरकार ने CBI को राज्य में जांच करने से पहले मिजोरम की सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया था। यानी अब CBI और ED जैसी जो संस्थाएं हैं, जो केंद्रीय जांच संस्थाएं हैं, अब उनके लिए मिजोरम में काम करना आसान हो जाएगा और इन्होंने आते ही केंद्रीय जांच संस्थाओं के लिए, जांच एजेंसियों के लिए मिजोरम के दरवाजे खोल दिए। दूसरा, मिजोरम में फिलहाल शराब पर एक आंशिक प्रतिबंध है लेकिन ये पूर्ण शराबबंदी को लागू करना चाहते हैं, तो मिजोरम में पूर्ण शराबबंदी लागू होगी। और तीसरा, उन्होंने कांग्रेस से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी लेकिन अब वो मिजोरम की राजनीति से कांग्रेस को ही मिटाना चाहते हैं, यानी कांग्रेस मुक्त मिजोरम बनाना चाहते हैं। मिजोरम में ZPM पार्टी की जीत से यह सबक मिलता है कि लोकतंत्र में कोई भी पार्टी बड़ी और छोटी नहीं होती। चुनावों से पहले मिजोरम की सत्तारूढ़ पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट ZPM को एक मामूली सी पार्टी मानती थी लेकिन इस मामूली सी पार्टी ने बड़ी बड़ी पार्टियों और उनके नेताओं को चुनावों में इस बार हरा दिया और इस पार्टी की लहर में मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा भी अपनी सीट हार गए और इस मामूली सी पार्टी के उम्मीदवार ने उन्हें लगभग 2100 वोटों से हरा दिया। सोचिए, मिजोरम के मुख्यमंत्री हार गए इस पार्टी से, यानी जिस पार्टी को सबने बड़ा छोटी सी पार्टी समझा, लोकतंत्र में वो जनता के लिए सबसे बड़ी पार्टी राज्य की साबित हुई। My life is full of struggles and I've been in politics for
39 years. And people know me and I know them. And ultimately now, thank God, with the blessing of God and the blessing of the people, we'll be able to form a government. Mainly because they want to change and they want to have a better government, a more efficient, corruption-free government. And particularly the farmers, they have high hope on us, and we are going to fulfill their hopes and expectations and aspirations. We are not going to let them down. आज एक बड़ा विरोधाभास ये भी है कि हमारे देश में जो लोग अक्सर मणिपुर को लेकर राजनीति करते हैं, वो लोग मिजोरम के इन चुनावी नतीजों की बात नहीं करना चाहते, जबकि मिजोरम मणिपुर का ही पड़ोसी राज्य है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से मिजोरम भारत के लिए बहुत ही संवेदनशील जगह है। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है और हमारे देश में जितने भी रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठ करके भारत की सीमा में अवैध रूप से दाखिल होते हैं, उनमें से आधे मिजोरम के रास्ते ही भारत में आए हैं। और जिस तरह की घुसपैठ म्यांमार से मणिपुर में होती है, वैसी ही घुसपैठ का सामना मिजोरम भी करता है। इसलिए मिजोरम में एक सशक्त और देशभक्ति वाली सरकार होना बड़ा आवश्यक है। लेकिन आज जब मिजोरम के नतीजे आए हैं, तो मणिपुर की बात करने वाला एक वर्ग मिजोरम को शायद भूल गया है। जिस शिद्दत से मणिपुर की बात की जाती थी, मिजोरम की बात नहीं हो रही। वैसे जब मणिपुर की बात हो ही रही है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब हमारे देश का एक वर्ग ये कह रहा था कि मणिपुर दंगों की आग में जल रहा है, और आज भी वो ये कह रहा है कि मणिपुर जल रहा है और मणिपुर में कोई भी सुरक्षित नहीं है, तब मणिपुर की राजधानी इंफाल में बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने मणिपुर की एक मॉडल और एक और एक्ट्रेस लिन लैशराम से विवाह किया है। और लिन जो है वो मैतेई समुदाय से आती है। यानी जब हमारे देश का एक खास वर्ग ये कह रहा है कि मणिपुर में दंगे हो रहे हैं, मणिपुर जल रहा है, तब मणिपुर में हुई इस शादी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आप तस्वीरें देखिए। तो रणदीप हुड्डा विवाह कर रहे हैं मणिपुर में ही, मणिपुर की राजधानी इंफाल में, और सब कुछ सामान्य ही नजर आ रहा है। अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या उत्तर प्रदेश के बाद अब राजस्थान को भी योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री मिलने वाला है। राजस्थान में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद अब मुख्यमंत्री पद के लिए कुल मिलाकर 7 दावेदारों के नामों की चर्चा हो रही है। हम लगातार आपको यह बता रहे हैं कि बीजेपी असल में इतनी बड़ी पार्टी है, विशाल पार्टी है, उसके पास नेताओं का इतना बड़ा पूल है कि उन्हें अगर किसी राज्य में मुख्यमंत्री का चुनाव भी करना हो तो यह आसान काम नहीं होगा। यानी जैसे भारत की जो क्रिकेट टीम और भारत में क्रिकेट खिलाड़ियों का एक विशाल पूल है, हमारे पास कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी जो हैं लगभग 40 से 45 कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी हैं। और अगर आज भारत चाहे तो T20, वनडे और टेस्ट की बिल्कुल अलग अलग टीम बना सकता है और सब में काबिल खिलाड़ी ही होंगे। बीजेपी की स्थिति वैसी ही है, क्योंकि बीजेपी के पास नेताओं का जो पूल है वो बहुत बड़ा है। और जिन लोगों का नाम चल रहा है राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए, यह भी सूची काफी लंबी है। पहला नाम है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का, जो 70 वर्ष की हैं, पहले भी 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और अगर कागजों पर आप देखें तो वो अभी भी राजस्थान में बीजेपी की सबसे बड़ी नेता है। आज ही बीजेपी के 20 विधायकों ने वसुंधरा राजे सिंधिया से जयपुर में उनके घर पर मुलाकात की है और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है। इस सूची में दूसरा नाम है दिया कुमारी का, जो 52 वर्ष की हैं और जयपुर के राज परिवार से आती हैं, और उनकी दादी और जयपुर की पूर्व राजमाता गायत्री देवी का पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से 36 का आंकड़ा हुआ करता था। ये चुनाव जीत गई हैं और बीजेपी दिया कुमारी को इसलिए राजस्थान का मुख्यमंत्री बना सकती है क्योंकि वो महिला हैं और राजस्थान में बीजेपी को महिलाओं के बम्पर वोट मिले हैं। और ये सांसद थी और फिर इन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया, और जैसे इन्होंने बड़े आराम से, आसानी से लोकसभा का चुनाव जीता, वैसे ही इन्होंने विधानसभा का चुनाव भी जीत लिया। कल इनका जब हम इंटरव्यू कर रहे थे तो इनके जो समर्थक थे वो पीछे से बार बार नारेबाजी कर रहे थे और कह रहे थे कि दिया कुमारी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, और दिया कुमारी लगातार उनको रोक रही थी और कह रही थी कि इस तरह के नारेबाजी नहीं कीजिए, इससे नुकसान ही होता है। तीसरा नाम है महंत बालकनाथ का, जिनकी उम्र 39 वर्ष है, वो सबसे छोटे हैं इस सूची में।
सबसे यंग हैं और उन्हें राजस्थान में बीजेपी का योगी भी कहा जाता है। महंत बालकनाथ अलवर जिले की उस तिजारा सीट से चुनाव जीते हैं जहां 38% मुस्लिम वोटर्स हैं और जहां उनका मुकाबला कांग्रेस के नेता इमरान खान से था। महंत बालकनाथ बोहर मठ के 8वें महंत हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ओबीसी समुदाय से आते हैं और उनका संबंध भी उसी नाथ संप्रदाय से है जिससे उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। और जब राजस्थान में चुनाव हुए तब योगी आदित्यनाथ ने भी महंत बालकनाथ के लिए चुनाव प्रचार किया था और बड़ी बात यह है कि महंत बालकनाथ ने चुनाव जीतने के बाद अब कहा है कि राजस्थान में भी बुलडोजर चलेगा। और आज शाम को ही वो दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय भी पहुंचे और उनकी पार्टी के शीर्ष नेताओं से उनकी मुलाकात भी हुई है। क्या लगता है अब राजस्थान में भी ये सरकार बननी अगर बनती है तो बुलडोजर नजर आएगा? तैयार खड़े। क्या लगता है अब राजस्थान में भी ये सरकार बननी अगर बनती है तो बुलडोजर नजर आएगा? तैयार खड़े। तो सवाल तो उनसे पूछे जा रहे हैं लेकिन वो इस बारे में जवाब दे नहीं रहे हैं और दे भी नहीं सकते हैं क्योंकि बीजेपी बड़े अनुशासन वाली पार्टी है। चाहे कोई भी नेता के मन में मुख्यमंत्री पद के लिए कितना भी महत्वाकांक्षाएं हों लेकिन वो कभी भी मीडिया के सामने आकर बोलेगा नहीं। बीजेपी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भेजा था और क्योंकि अब वो इन चुनावों में जीत भी गए हैं इसलिए उन्हें भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा है। और 56 साल के गजेंद्र सिंह शेखावत को बीजेपी में वसुंधरा राजे का विरोधी माना जाता है। इसके अलावा 69 वर्ष के केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, 53 वर्ष के केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ को भी दावेदार माना जा रहा है। यानी राजस्थान में बीजेपी की तरफ से दावेदारों की कोई कमी नहीं है और यही स्थिति मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा को भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा है। हालांकि इस बात की भी चर्चा है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में किसी ऐसे नेता को भी मुख्यमंत्री बना सकती है जिसका नाम आपने शायद पहले कभी सुना ना हो या आपने कल्पना ना की हो। हमारे बारे में कोई भी फैसला हम नहीं करते, पार्टी करती है, हमारा मिशन करता है। हमें जो काम दिया जाता है हमारा कोशिश यह हमारी रहती है कि हम पूरी प्रामाणिकता, मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने आप को झोंक के उस काम को पूरा करें। इसके अलावा हम ना दाएं देखते हैं ना बाएं देखते हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये निर्णय लेगा और मैं तो कार्यकर्ता की भूमिका में ही कार्य कर रहा हूं और उसी भूमिका में कार्य भविष्य में भी मैं करूंगा। सीएम कब तक फैसला हो जाएगा सर? तो जल्दी होने वाला है, जल्दी होगा, आपको पता लग जाएगा। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री पद के लिए 5 नेताओं की एक लंबी सूची है जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के अलावा आदिवासी नेता विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व आईपीएस अधिकारी ओपी चौधरी के नामों की चर्चा है जो 42 वर्ष के हैं और रायपुर के जिला अधिकारी भी रह चुके हैं। इसके अलावा 2 महिला दावेदारों के नामों की भी चर्चा है। यह है केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह और लोकसभा सांसद गोमती साय। यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री पद के लिए एक नहीं अनेक दावेदार हैं और जब किसी पार्टी के सामने ऐसी स्थिति होती है और उसे बहुत सारे नेताओं में से एक को चुनना होता है तो वो स्थिति उस पार्टी के लिए कई बार थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है और इसमें काफी समय लगता है। कि अगला सीएम कौन होगा? क्या आप फिर एक बार 4th टर्म के सीएम देखने को मिलेंगे? सीएम का चयन हो जाएगा, विधायक दल की बैठक होगी और उस बैठक में तय हो जाएगा। मुख्यमंत्री का चेहरा हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, जो संसदीय बोर्ड है वो तय करता है और वही इस बार भी होगा कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही कोई कार्यकर्ता बनेगा। वो कार्यकर्ता कौन होगा इसका निर्णय पार्टी का विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। बीजेपी की अच्छी बात यह है कि बीजेपी एक बहुत ही अनुशासित पार्टी है और बीजेपी में हर नेता को पार्टी का जो शीर्ष आला कमान है उसकी बात माननी ही पड़ती है। लेकिन अब हम आपको तीनों राज्यों की राजधानी में लेकर चलेंगे, इसलिए इस समय जयपुर से हमारे साथ हैं शरद कुमार, भोपाल से हैं हेमेंद्र शर्मा
और रायपुर से हैं राहुल गौतम, हमारे साथ लाइव हैं। और आप तीनों से ही मैं हमारे दर्शकों के लिए जानना चाहूंगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री। सबसे पहले चलते हैं शरद के पास। शरद, राजस्थान में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? देखिए, मोदी के जमाने में मोदी ही गारंटी है सुधीर जी, और मोदी ही बता सकते हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हम तो बस कयास लगा सकते हैं। देखिए, खौफ की हालत ऐसी है कि हम जो नाम चला रहे हैं, नेताओं के फोन आ रहे हैं कि हमारा नाम हटा दीजिए, पता नहीं कट जाएगा आपके चलाने से। ये हालत हो गई है कि जो सोर्सेज थे वो सारे खत्म हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमाने में। तो बस हम लोग इस पर आकलन कर रहे हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने बहुत मेहनत की थी, दिया कुमारी जो है राजकुमारी हैं, क्लीन चेहरा है, कम उम्र है, बालकनाथ हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं, हरियाणा में भी काम आ जाएंगे, रोहतक पीठ के नाथ संप्रदाय के हैं और राजस्थान में भी काम आ जाएंगे। ये सारे आकलन है। अर्जुन राम मेघवाल जो है दलित चेहरा है और एक एक्सपीरियंस भी है उनके पास, कानून मंत्री के रूप में किरण रिजिजू से बेहतर काम करके दिखाया उन्होंने। अब कई ऐसे नाम हैं जिसकी चर्चा हम नहीं भी कर रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्हें, कैलाश चौधरी हैं, इनके नामों को लेकर चर्चा हो रही है। अश्विनी वैष्णव सबसे फ्रंट रनर चल रहे हैं। ये सारे चर्चा है। आप किसी से कहिएगा मुझे कि आप 2-3 नाम बता दीजिए जिन पर ज्यादा आपको भरोसा है, तो भरोसा तो सिर्फ जनता का मोदी का और मोदी पर जनता का है। क्योंकि हमने चुनाव में देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस चुनाव को लड़ रहे थे, उनके चेहरे पर लड़ा गया, वही रणनीतिकार रहे, उनके मुद्दे रहे, उनकी जनता रही। जल्दी से आपसे एक बात पूछता हूं, वसुंधरा राजे की क्या संभावना देखते हैं आप? देखिए, मुझे लग रहा है कि वसुंधरा राजे के यहाँ जो शाम से जो कुछ चल रहा है सुधीर जी, ये मुझे लग रहा है आत्मघाती कदम हो सकता है कि वहां से कहा जा रहा है कि नहीं 47 विधायक आ गए हमारे पास और मिलने आ रहे हैं, बाहर जमघट लगा हुआ है, बाइट देने से कोई शीशा नहीं उतार रहा है, कोई छुप के भाग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये बदली हुई बीजेपी में शायद ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है। मगर जब दिल्ली में मुख्यमंत्री का चयन हो रहा हो और वसुंधरा राजे से कोई संपर्क नहीं किया जा रहा हो, तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकता है, या फिर जो 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो उसके अंदर की बेचैनी भी हो सकती है। क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड होगा अगर नहीं बनेगी तो, और ट्रांजिशन पीरियड में समस्या खड़ी होती है। आपको याद होगा जब वसुंधरा राजे को लाया गया था तो हरिशंकर भाभरा, ललित चतुर्वेदी, रघुवीर सिंह कौशल, घनश्याम तिवारी सबने विरोध किया था और बहुत दिनों तक हंगामा मचा था। तो ऐसा एक प्रोसेस होता है, अगर बदलाव होगा तो थोड़ा विरोध तो देखने को जरूर मिल सकता है, शरद, मगर वो बदली हुई बीजेपी है, इस बात को समझना होगा। शरद, अब हम चलते हैं भोपाल। हेमेंद्र हमारे साथ हैं। हेमेंद्र, हम लगातार ये देख रहे हैं कि बीजेपी वहां बहुत शानदार तरीके से जीती है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान कल से लेकर अब तक लगातार एक के बाद एक इंटरव्यूज देते जा रहे हैं। हालांकि वो अपनी दावेदारी पेश नहीं कर रहे, लेकिन जीत का चेहरा बनने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। अब आप बताइए कि क्या शिवराज सिंह चौहान ही होंगे या कोई और होगा? जी देखिए, जैसे शरद बता रहे थे, इस बात का फैसला तो सिर्फ 2 ही लोग करते हैं और उन्हीं को मालूम है कि कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और जो दावा करने की बात है या जो कोशिश करने की बात है वो मैं जरूर आपको बताता हूं। जैसे आपने कहा कि क्या शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री होंगे, वैसे मैं आपको बताऊं कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने डिक्लेयर नहीं किया था और उस समय बात यह हुई थी कि बहुत सारी एंटी इनकम्बेंसी शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ है, इसलिए जो है तमाम दूसरी स्ट्रैटेजी के तहत तमाम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को उतारा गया था, केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया था, नेशनल जनरल सेक्रेटरी को उतारा गया था। लेकिन अब चूंकि बीजेपी इतने भारी बहुमत से जीत कर आई है तो एक कोशिश ये की जा रही है कि ये लाडली बहना योजना की वजह से ये प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो एक दावेदार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हैं, क्योंकि बड़े लंबे अरसे से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है और उनके पास एक्सपीरियंस भी है। दूसरे दावेदार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा है, उनको भी माना जा रहा है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क और जो काम ऑर्गेनाइजेशन ने मध्य प्रदेश में किया है, बावजूद एंटी इनकम्बेंसी जो स्ट्रेटेजाइज किया गया था उसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि ये जीत उनको मिली है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है ग्वालियर चंबल डिवीजन से आते हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी का अटैक था, उनके ऊपर बार बार आक्रमण हो रहे थे और वहां पर रिलेटिवली बहुत जो है परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी की अगर 2018 के बनिस्बत हम देखें तो बहुत अच्छी है और इस वजह से यह भी माना जा रहा है कि वो डार्क हॉर्स हो सकते हैं। जहां तक नरेंद्र सिंह तोमर की बात है, नरेंद्र सिंह तोमर यूनियन मिनिस्टर हैं,
लेकिन उनके बेटे के कुछ वीडियो सामने आए थे जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि वो जो एडवांटेज उनको अर्ली एडवांटेज था क्योंकि वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भी थे, लेकिन अब वो डिसएडवांटेज में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने शुरुआत में कही कि मध्य प्रदेश में ऐसा भी हो सकता है कि किसी को मालूम ही ना हो या किसी को मतलब पता भी, नाम भी ना सुना हो, ऐसा व्यक्ति भी कोई मुख्यमंत्री बनकर सामने आ सकता है, क्योंकि फैसला सिर्फ दो लोगों को करना है और मालूम भी सिर्फ उन्हीं को है। तो देखिए, भोपाल में भी स्थिति वही है और जयपुर में भी स्थिति वही है कि वहां किसी को नहीं पता, दिल्ली से ही पता चलेगा और उसमें भी 2 लोगों को ही पता होगा। अब रायपुर चलते हैं राहुल के पास। राहुल, आप बताइए, रायपुर की भी क्या वही स्थिति है जो बाकी की 2 राजधानियों की स्थिति है? बिल्कुल सुधीर जी, जो बाकी राजधानी या बाकी भारत में हो रहा है वही रायपुर में हो रहा है। सरप्राइज एलिमेंट सब लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब से मोदी सरकार आई है तब से ये कहा जाता है कि जिसका नाम चल गया मीडिया में उसका नाम कटना तय है। इस प्रकार के जो उदाहरण है हमने उत्तराखंड में देखे, गुजरात में देखे कि जिसका नाम चलाया मीडिया ने वो लगभग साफ हो गया और एक ऐसा व्यक्ति सामने आया जिसके बारे में कोई कयास नहीं लगा रहा था। और यही स्थिति रायपुर में है, जहां पर पूरी तरीके से जो लोग हैं यानी विधायक खुद बोलते हैं कि जब हमने कोई चेहरा आगे नहीं किया, नरेंद्र मोदी के नाम पर उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, तो ऐसे में वो जिसको चाहे वो मुख्यमंत्री बना सकते हैं। कोई 19 नहीं है, कोई 20 नहीं है। इसलिए डॉक्टर रमन सिंह जो कि यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनसे मैंने खुद सवाल जब ये पूछा कि जो ये मिठाई आपके सामने रखी हुई है क्या आलाकमान आपको खिलाएगा और आपको मुख्यमंत्री के पद पर आसीन करेगा, तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ऐसा कतई नहीं है, ये तो आलाकमान और विधायक दल तय करेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ट्राइबल बेल्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 41 जो सीट्स है जहां पर 20% ज्यादा आदिवासी पॉपुलेशन है जो कि पारंपरिक तौर पर कांग्रेस पार्टी को वोट करते रहे हैं, वहां पर 28 सीटों पर लीड ली है। पिछली बार 3 सीटें आई थी, इस बार 31 सीटें आई हैं। तो ये कहा जा रहा है कि शायद इस बार भारतीय जनता पार्टी एक आदिवासी चेहरे पर दांव लगा सकती है। लेकिन जैसे कि शरद कह रहे थे, तमाम लोग कह रहे हैं, कयास लगाना बेमानी है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह का ये राज है। आप जिसका नाम चलाएंगे वो उनको साइड में रखकर कोई एक ऐसा नाम निकालेंगे जिसके ऊपर कोई दाव नहीं लगा रहा था और उसके बाद उसी सरकार चलवाएंगे और चलवाएंगे इफेक्टिवली, जैसे पुष्कर सिंह धामी और भूपेंद्र पटेल हमारे सामने एग्जाम्पल्स ऑलरेडी हैं। जी राहुल, हेमेंद्र और शरद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सही है कि बिल्कुल कंफ्यूजन का मामला है और बीजेपी में अक्सर ये कहा जाता है कि जहां चुनावी विश्लेषकों, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की सोच खत्म होती है, प्रधानमंत्री मोदी की सोच वहां से शुरू होती है। और जिन नामों के बारे में मीडिया चर्चा कर रहा है या राजनीति में चर्चा हो रही है, हो सकता है उनमें से कोई ना हो और दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी जिसका नाम भेजें वो कोई ऐसा नाम हो जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो, आपने कल्पना भी उस नाम की न की हो। ऐसा संभव है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात जरूर बताना चाहेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी में फर्क क्या है। असल में प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी में तमाम बड़े बड़े नेताओं को, तमाम मुख्यमंत्रियों को, मुख्यमंत्री पद के दावेदारों को एक संदेश साफ दे दिया है और वो ये है कि ये सब लोग नेता नहीं, कार्यकर्ता हैं। बीजेपी में सिर्फ एक नाम है, बीजेपी में सिर्फ एक नाम पर ही वोट डलता है। और यह बात सही है क्योंकि बीजेपी ने इन किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया ही नहीं था। ये जो जीत मिली है ये प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर, उनके नाम पर मिली है और देश की जनता ने, इन राज्यों की जनता ने उन्हीं के नाम पर बीजेपी को यह चुनाव जितवाया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने ये बताने की कोशिश की है कि किसी भी नेता को यह गलतफहमी ना रहे अपने मन में कि बीजेपी उनकी वजह से किसी राज्य में जीतती है। खासतौर पर जो बड़े बड़े नेता हैं जिन्हें यह गलतफहमी रहती है कि बीजेपी उनकी वजह से जीत रही है, उन तमाम लोगों की गलतफहमी इस बार दूर हो गई होगी। और यही दिल्ली में जो पार्टी के बड़े नेता हैं या जो लोग हैं दिल्ली में जो फैसले लेते हैं, वो ये चाहते थे कि इन बड़े बड़े नेताओं की सारी गलतफहमियां दूर हो जाएं। इसीलिए बहुत सारे सांसदों को वापस भेजा गया कि आप एक बार जरा विधानसभा चुनाव तो लड़के दिखाइए। और उन सांसदों में भी 12 सांसद ऐसे हैं जो चुनाव हार गए, विधानसभा का भी। इसलिए ये बीजेपी अलग है और कांग्रेस से तो बिल्कुल अलग है, क्योंकि कांग्रेस जब चुनाव लड़ती है तो सब जानते हैं कि अगर जीती तो कमलनाथ मध्य प्रदेश में बनेंगे, अगर जीती तो राजस्थान में अशोक गहलोत बनेंगे,
अगर जीती तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल बनेंगे। यहां बीजेपी में सब कुछ अलग है। अब देखिए, 4 राज्यों में मिली हार के बाद आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब विपक्ष के इंडिया गठबंधन का क्या होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन मिजोरम में हारा, यानी वहां कोई जीत नहीं मिली, मध्य प्रदेश में नहीं मिली, राजस्थान में नहीं मिली, छत्तीसगढ़ में नहीं मिली। कांग्रेस सिर्फ एक जगह तेलंगाना को जीत पाई है और हैट्रिक की बात हो रही है कि ये जो चुनाव हैं ये प्रधानमंत्री मोदी के हैट्रिक की गारंटी है। अभी तो बात चल रही थी कि ये जो चुनाव जीता है बीजेपी ने, ये मोदी की गारंटी के नाम पर जीता है, लेकिन क्या अब मोदी के हैट्रिक की भी गारंटी पर मोहर लग गई है जनता की? विपक्ष का इंडिया गठबंधन अपनी पहली ही चुनावी परीक्षा में हार गया और अब इस हार के लिए इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और इस हार की वजह से अब इंडिया गठबंधन में भी दरारें दिख रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एक बैठक बुलाई है, जिसमें 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के साथ 2024 को लेकर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बैठक में जाने से इनकार कर दिया है और कहा है कि उन्हें किसी भी विपक्षी पार्टी और नेता ने इसके बारे में ना तो जानकारी भेजी है और उनके पहले से ही दूसरे प्रोग्राम्स लगे हुए हैं, इसलिए वो इस बैठक में नहीं आएंगे। इसके अलावा ऐसी खबरें हैं कि अखिलेश यादव भी इस बैठक से दूरी बना सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और अखिलेश यादव ने तब कांग्रेस को एक चालू पार्टी भी बताया था, यानी अखिलेश भी नाराज हैं और ममता बनर्जी भी नाराज हैं। ममता बनर्जी की पार्टी ने तो कल भी कांग्रेस को कहा था कि कांग्रेस को घमंड हो गया है और उन्होंने काफी आलोचना की थी कांग्रेस की इस हार की। अखिलेश यादव के अलावा नीतीश कुमार को लेकर भी ऐसी ही खबरें हैं कि वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए शायद दिल्ली नहीं आएंगे और अगर ऐसा हुआ तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि विपक्ष के इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक और बड़ी बात यह है कि इस हार ने इंडिया गठबंधन के विपक्षी दलों में एक डर, एक भय पैदा कर दिया है और भय इस बात का है कि जब विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की इतनी जबरदस्त लहर चल रही है तो फिर लोकसभा के चुनाव में क्या होगा, जरा कल्पना कीजिए। और यह बात उमर अब्दुल्ला ने भी मानी है और कहा है कि भविष्य में भी अगर ऐसी ही स्थिति रही तो विपक्ष 2024 में भी मोदी को हरा नहीं पाएगा। 6 तारीख को शायद कांग्रेस के सदर ने कुछ इंडिया अलायंस के लीडरों को खाने पे बुलाया है। चलिए 3 महीने के बाद उनको दोबारा इंडिया अलायंस याद आया, अब देखते हैं उस पर क्या बात होती है। इंडिया अलायंस का फ्यूचर क्या रहेगा, क्योंकि आप भी उसका हिस्सा हैं। मैं क्या नहीं सकता हूँ ना, उत्तर प्रदेश में ग्राउंड सिचुएशन को समझ नहीं पाए, नहीं तो क्या जाता अगर वो अखिलेश यादव को 5-7 सीटें दे देते, क्या तूफान होता। वैसे भी क्या जीता उन्होंने, फिर नहीं जीत पाए ना। सब जो फोर्सी किए थे वो कांग्रेस ने अपने बिग ब्रदर एटीट्यूड के चलते लूज कर गए। लूज कौन किया? कांग्रेस किया। जहां तक एक क्रेडिबल लीडरशिप का सवाल है तो हम समझते हैं कि हमारे नीतीश कुमार जी में वो सब क्रेडिबिलिटी है। कांग्रेस में जो लोग चाहते हैं कि भाई सब मिलके बीजेपी के साथ लड़ाई करे, मैं उनको यही कह सकता हूं कि समय कम है, आप अपने हिसाब से सबको इकट्ठा करने का जो प्रयास है वो शुरू तो हो ही चुका है, उसको फिर से एक बार करके अगर एक साथ लड़ाई करना चाहे तो इट शुड रिफ्लेक्ट इन योर एक्शन नॉट योर वर्ड। समाजवादी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की ताकत में है, शक्ति में है। बीजेपी आरएसएस का कोई मुकाबला हिंदी पट्टी में अगर देखा जाए जो कर सकती है पार्टी उत्तर प्रदेश में, तो वो मानिए अखिलेश यादव जी है। कांग्रेस जल्दबाजी में गई कि हम जीत रहे हैं, हमको किसी की जरूरत नहीं है। ये जो एक अहंकार होता है किसी भी राजनीतिक दल में, वो अहंकार उनको डुबा लेता है। ये सब कांग्रेस के दोस्त हैं, ये सब इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं और सब एक ही बात कह रहे हैं। अगर आप देखेंगे एक कॉमन बात, और क्या है वो कॉमन बात? वो है सारे दल इंडिया गठबंधन में जितने भी अभी हमने आपको दिखाए, वो कहते हैं कि कांग्रेस को घमंड हो गया है, कांग्रेस को अहंकार हो गया है और हमें कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं, हम बिना कांग्रेस के भी लड़ सकते हैं। ये स्थिति विपक्ष के इंडिया गठबंधन के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है और इससे विपक्ष और कमजोर होगा। ये स्थिति कांग्रेस के लिए भी अच्छी नहीं है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक 6 दिसंबर को होगी और यह वही दिन है जब अयोध्या में
कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को ढहा दिया था और इसी वजह से आज इस बैठक की तारीख को लेकर भी काफी चर्चाएं हो रही हैं। आज सोनिया गांधी ने भी दिल्ली में अपने घर पर कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ एक बैठक की, जिसमें इन 4 राज्यों में मिली हार के साथ संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर भी चर्चा हुई और हमें ऐसा पता चला है कि शीतकालीन सत्र में कांग्रेस ऐसे मुद्दों पर अपनी रणनीति को बदल सकती है जिन मुद्दों से उसे चुनावों में वोट नहीं मिले। यानी कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बात को समझ रही है कि वो इन चुनावों में जमीनी हकीकत को समझ नहीं पाई और वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने वाले मुद्दों को असली मुद्दे समझती रही और उसके बाद वो भटक गई। आज आप कांग्रेस की इस राजनीतिक स्थिति को ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब कांग्रेस के पास सोशल मीडिया के लिए इतनी बड़ी आर्मी है कि वो जमीन पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर रहकर एक अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना रही है और रख रही है। आपको अब हम ये बताना चाहते हैं कि सोशल मीडिया की जो दुनिया होती है वो जमीनी हकीकत से कितनी अलग होती है और सोशल मीडिया पर ट्रेंड तो किया जा सकता है कुछ मुद्दों के जरिए, लेकिन उनसे चुनाव नहीं जीता जा सकता और कांग्रेस ने यहीं पर सबसे बड़ी गलती की। अब आप भी थोड़ा अपनी याददाश्त पर जोर डालिए। पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया आपको यह लगातार बता रहा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता कम हो रही है, अब पहले जैसी बात नहीं रही और राहुल गांधी देश के हृदय सम्राट बन गए हैं। सोशल मीडिया में लगातार यह भी ट्रेंड कर रहा था कि वर्ल्ड कप में हार के लिए प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब खिलाड़ियों से मिलने के लिए गए उसकी भी कितनी आलोचना हुई, प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाया गया, न जाने कितने मीम्स उसमें बनाए गए और कहा गया कि देखिए ये सब क्या हो रहा है। और आप जब उसे देख रहे थे तो आपको भी ये लगा होगा कि हां वाकई देश की स्थिति बदल रही है, सोशल मीडिया का मिजाज बदल रहा है। अब बीजेपी में वो बात नजर नहीं आती जो पहले नजर आती थी, अब सोशल मीडिया में कांग्रेस डोमिनेट कर रही है, आपको ऐसा लगा होगा। और अब सोशल मीडिया में कल से यह चल रहा है कि ये जो चुनाव है इसमें बीजेपी की जीत नहीं बल्कि हार हुई है, ये कोई जीत नहीं है, इसको तो हार माना जाएगा और बीजेपी जीत कर भी हार गई। अब यह चल रहा है लेटेस्ट पिछले 24 घंटे से। असल में इन चुनावों के नतीजों ने गलतफहमी में जी रहे बड़े बड़े नेताओं की आंखें खोल दी है। सोशल मीडिया और जमीनी हकीकत में क्या अंतर होता है, इस बात को आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने चाहत पांडे को दमोह से अपना उम्मीदवार बनाया। चाहत पांडे के अकेले इंस्टाग्राम पर ही 12 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, लेकिन चुनाव में उन्हें 2292 वोट मिले। यह आम आदमी पार्टी की स्थिति है, क्योंकि वो ये देखते हैं कि इंस्टाग्राम पर अगर लाखों फॉलोअर्स हैं तो इसका मतलब ये व्यक्ति बड़ा लोकप्रिय होगा। अब आपको बताते हैं कि अगर प्रधानमंत्री, तो ये जो अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पर आप देखेंगे पिछले कई समय से आपको इस तरह के ट्रेंड्स लगातार आपको देखने को मिल रहे होंगे, जिससे यह लगता होगा कि राहुल गांधी बहुत अच्छा कर रहे हैं। राहुल गांधी जो भाषण देते हैं, भाषण में जो वो कई बार बयान देते हैं, जो मुद्दे उठाते हैं, उदाहरण के तौर पर राहुल गांधी ने अडानी का मुद्दा उठाया और अडानी लगातार न जाने कितने समय तक ट्रेंड करता रहा और देश के लोगों को लगा कि ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है और राहुल गांधी को लगा कि अडानी के मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहिए, इस मुद्दे को पकड़ कर रखो, इसी से चुनाव जीतेंगे। भारत जोड़ो यात्रा में यह लगातार ट्रेंड करती रही सोशल मीडिया पर। राहुल गांधी को लगा, कांग्रेस को लगा कि हम जीत गए, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा ट्रेंड इसलिए कर रही थी क्योंकि सोशल मीडिया पर पैसा खर्चा किया गया, क्योंकि कांग्रेस की ने एक बहुत लंबी चौड़ी आर्मी तैयार कर ली है सोशल मीडिया के लिए, वो लगातार ट्रेंड कराती रही और यहां से गलतफहमी हो गई। उसके बाद राहुल गांधी को गलतफहमी हुई कि जातिगत जनगणना का मुद्दा अगर उठाएंगे तो ओबीसी के सारे वोट उन्हें मिल जाएंगे, क्योंकि यह भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था। इस पर भी मेन स्ट्रीम मीडिया में भी डिबेट्स हो रहे थे, चर्चाएं हो रही थी, लेकिन वो मुद्दा भी कहीं नहीं गया। उसके बाद राहुल गांधी ने ईडी का मुद्दा उठाया कि ईडी जो है वो विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रहा है, सीबीआई विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रही है, एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। ये भी सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड करता रहा और मीडिया में भी ट्रेंड करता रहा। इस पर मीडिया में अनगिनत बहस हुई, डिबेट्स हुए, लेकिन जनता को ऐसा लगा, जनता ने जब वोट दिया कि ईडी के मारे गए जो नेता हैं उनसे जनता को कोई सहानुभूति नहीं है। अब इसलिए अरविंद केजरीवाल जैसे जो नेता हैं जो ये सोच रहे थे कि अगर हमें जेल में डाल दिया जाएगा तो जनता हमारे लिए आकर खड़ी हो जाएगी, जनता का हमें की सहानुभूति मिलेगी। जो और बाकी के जो लोग हैं जिनके यहां पर ईडी के छापे पड़े, उन्हें ये गलतफहमी थी, ये सारी गलतफहमियां
अब दूर हो गई है। इसलिए बड़े बड़े नेता जो गलतफहमी के दिनों में जी रहे थे, उनकी गलतफहमी भी इन चुनाव के नतीजों ने बड़े प्यार से, हल्के से दूर कर दी है। लेकिन दूर तो हुई, लेकिन तब तक नुकसान भी बहुत हो चुका था। अब आपको यह बताते हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी 2024 के आम चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि अब लेटेस्ट चर्चा यही है कि अब मोदी की जो गारंटी है, जो इस बार इन चुनावों में चली, क्या यह मोदी के हैट्रिक की भी गारंटी है? और अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? अब तक हमारे देश में सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही आम चुनावों में जीत की हैट्रिक लगाई है, यानी 3 बैक टू बैक लोकसभा चुनाव जीते हैं। लेकिन उनका जमाना आज के जमाने की राजनीति से बहुत अलग था। वो जमाना अलग था, आज का जमाना अलग है। उस समय ना तो आज के जैसा विपक्ष था, ना ही कांग्रेस के बराबर विपक्ष में कोई बड़ी पार्टी थी, और इसी वजह से पंडित नेहरू उस दौर के 3 आम चुनावों में हैट्रिक लगाने में सफल रहे। और इस बात को आप कुछ आंकड़ों के जरिए आज समझिए। मैं आज आपके लिए कुछ बड़े दिलचस्प आंकड़े लेकर आया हूं, आपको भी सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा और आपको इतिहास में लेकर चलते हैं। वर्ष 1951-52 में जब भारत में आजादी के बाद पहली बार आम चुनाव हुए, तब इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी के अलावा सिर्फ 52 पार्टियों ने हिस्सा लिया था। 52 टोटल मिलाकर 53 पार्टियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से एक कांग्रेस थी और बाकी की 52 पार्टियां और थी। जबकि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के लिए चुनाव लड़ा, बीजेपी ने चुनाव लड़ा उनके नेतृत्व में, तब 463 पार्टियों से बीजेपी का मुकाबला था। 463 पार्टियों से। और थोड़ा आपको बड़ी स्क्रीन पर मैं दिखाता हूं, देखिए। इसी तरह वर्ष 1957 में जब दूसरा चुनाव हुआ, तब सिर्फ 15 पार्टियों ने, और 1962 में सिर्फ 26 पार्टियों ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा था। जबकि 2019 में बीजेपी ने 670 पार्टियों को हराकर चुनाव जीता। यानी पंडित नेहरू के जमाने में कांग्रेस पार्टी 15 और 26 पार्टियों को हराकर आम चुनाव जीतती थी, जबकि आज बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 600 से ज्यादा पार्टियों को हराकर आम चुनाव जीतती है। इसके अलावा पंडित नेहरू के जमाने में ऐसी कोई पार्टी नहीं थी जो कांग्रेस के बराबर देश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने में सक्षम भी हो। 1951 और 52 में जब कांग्रेस ने 479 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, तब उसके सामने जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी, उसका नाम था सोशलिस्ट पार्टी। लेकिन यह पार्टी उस समय देश में सिर्फ 254 सीटों पर चुनाव लड़ पाई। यानी तब पंडित नेहरू के सामने ऐसी पार्टियों की कोई चुनौती नहीं थी जिनके पास पूरे देश में चुनाव लड़ने की क्षमता हो, या वो राष्ट्रीय पार्टी सही मायने में है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। 2014 में बीजेपी ने 428 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि कांग्रेस ने 464 सीटों पर चुनाव लड़ा, यानी बीजेपी से ज्यादा। और कांग्रेस ही नहीं, मायावती की बीएसपी ने भी 503 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इससे यह पता चलता है कि पंडित नेहरू ने जब आम चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाई, तब उनके सामने वैसी चुनौती नहीं थी जैसी आज प्रधानमंत्री मोदी के सामने है। इसलिए 2024 में अगर प्रधानमंत्री मोदी हैट्रिक लगाते हैं तो यह हैट्रिक पंडित नेहरू की हैट्रिक से काफी अलग, ऐतिहासिक और मुश्किल भी होगी, क्योंकि उस जमाने में 24 घंटे के चैनल भी नहीं थे, उस जमाने में मीडिया नहीं था, उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, उस जमाने में हमारे देश के लोग इतने जागरूक भी नहीं थे, जैसा कि मैं आपको लगातार बता रहा हूं। और उस समय अगर आप देखें, 1951 में नेहरू के नेतृत्व में 364 सीटें जीती गई, फिर 1957 में 371 और 1962 में 361 सीटें कांग्रेस ने तब जीती थी। और उसके बाद अगर मोदी के नेतृत्व में आप देखें तो 2014 में 282, 2019 में 303 सीटें जीती थी। लेकिन फर्क यह है कि 1957 में नेहरू के सामने सिर्फ 16 पार्टियां थीं, 15 पार्टियां थीं, और 2019 में मोदी के सामने 671 पार्टियां थीं जिन्होंने चुनाव लड़ा था। तो हमारा लोकतंत्र जो है उसका कितना विस्तार हो चुका है तब से लेकर अब तक, ये आप देख सकते हैं। आज उन नेताओं की तो सब बात कर रहे हैं जो इन चुनावों में जीत गए हैं, लेकिन हम आपको उन नेताओं और मंत्रियों के बारे में बताना चाहते हैं आज जो इन चुनावों में हार गए। और इससे आपको ये पता चलेगा कि कभी भी घमंड ना करें, क्योंकि मंत्रियों को, सांसदों को और विधायकों को भी पता नहीं होता कि अगले दिन वो मंत्री, सांसद या विधायक रहेंगे या नहीं रहेंगे। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि राजस्थान में अशोक गहलोत के 17 मंत्री, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के 12 मंत्री और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के 9 मंत्री चुनाव हार गए, और तेलंगाना में भी 6 मंत्री और मिजोरम में भी 9 मंत्री अपनी सीटों पर चुनाव हार गए। यानी मंत्री जो होते हैं, कल तक मंत्री हैं और आज विधायक भी नहीं रहे। यह है
लोकतंत्र की खूबसूरती, और कभी भी कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है। इसके अलावा तेलंगाना और मिजोरम में तो वहां के मुख्यमंत्री खुद ही चुनाव में हार गए। छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव अपनी सीट से चुनाव हार गए। मध्य प्रदेश में वहां के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा भी चुनाव में हार गए, और यह हार इसलिए भी बड़ी है क्योंकि नरोत्तम मिश्रा हिंदुत्व की राजनीति करते थे। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व की वजह से जीतती है, धर्म का कार्ड खेलती है, हिंदू मुसलमान करती है, उन्हें यह आज समझना होगा कि नरोत्तम मिश्रा बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश में हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले शायद सबसे बड़े नेता थे, सबसे बड़े चेहरा थे, लेकिन वो खुद चुनाव नहीं जीत पाए। और उन्होंने थोड़े दिन पहले दतिया में एक बयान भी दिया था और कहा था कि हमने तो दतिया में हेमा मालिनी को भी नचवा दिया था। और आप जानते हैं कि इस बार महिलाओं ने कितनी अहम भूमिका निभाई है। इसलिए ऐसे तमाम नेताओं को अपनी जुबान पर लगाम लगानी चाहिए और देखना चाहिए कि खास तौर पर महिलाओं को इस तरह के बयान बिल्कुल पसंद नहीं आते। और सोचिए, नरोत्तम मिश्रा ही दतिया से चुनाव हार गए। इसके अलावा बीजेपी ने जिन 21 सांसदों को राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया था वापस, उनमें से 9 सांसद चुनाव में हार गए। और इन सांसदों में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का भी नाम है, जो मध्य प्रदेश में चुनाव हारे। और इन नेताओं की हार से आज पता चलता है कि कभी घमंड न करें, क्योंकि नेताओं को भी यह पता नहीं होता कि वो मंत्री, सांसद और विधायक अगले दिन सुबह बने रहेंगे या नहीं। इन चुनावों में कांग्रेस के नेता कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। जाते जाते वो भी बता देते हैं। और ये वो नेता हैं जो अब आज के जमाने में भी पुराने जमाने की राजनीति कर रहे हैं और नए जमाने की राजनीति को स्वीकार करने के लिए अब भी तैयार नहीं है। कमलनाथ 77 वर्ष के हैं, दिग्विजय सिंह 76 वर्ष के, अशोक गहलोत 72 वर्ष के, भूपेश बघेल 62 वर्ष के। ये नेता राजनीति में नए आइडियाज को अपनाने के लिए तैयार नहीं है और इसी वजह से कांग्रेस को चुनाव में हार मिली। और राजनीति के बिजनेस में कांग्रेस के पास रिपीट कस्टमर जैसे रिपीट वोटर्स नहीं आ रहे हैं। देखिए, रिपीट कस्टमर्स के बारे में जब हम बात करते हैं, कोई भी दुकान, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी तब चलती है जब उसके पास रिपीट कस्टमर्स आते हैं। किसी को भी एक बार सामान बेचना आसान है, लेकिन क्या सामान खरीदने के बाद वो दोबारा आपके पास आएगा या नहीं, ये बड़ी बात है। बीजेपी एक ऐसी दुकान है जहां पर रिपीट कस्टमर्स हैं, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बन गई है जिसे लोग एक बार वोट देने के बाद दूसरी बार वोट नहीं देते, एक बार सत्ता में बिठाने के बाद दूसरी बार सत्ता में नहीं बिठाते। आप ऐसे समझिए कि 2014 के बाद से कांग्रेस की सरकार किसी भी राज्य में दोबारा नहीं आई, एक बार जीतने के बाद दोबारा नहीं आई। यानी कांग्रेस की सरकारें रिपीट नहीं होती, जबकि बीजेपी कई राज्यों में फिर से री इलेक्ट हो चुकी है। तो यह एक सीखने की बात है कांग्रेस के पुराने जमाने के नेताओं के लिए कि क्योंकि उन्हें नए आइडियाज के लिए उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा। उन्हें लगातार पल पल जमीनी हकीकत पर नजर रखनी पड़ेगी और अपने अंदर भी बदलाव लाना पड़ेगा। और जिंदगी में भरोसा सब पर करें, लेकिन कभी भी किसी के भरोसे न रहें। नमस्कार।